आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए देख लीजिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए। राजनीति शास्त्र का है ना, सिविक्स 10 प्रश्न है, इसमें से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहे और अपने तैयारी को और भी मजबूती बनाए, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि सफल होने के लिए जरूर करना खुद से वादा और मेहनत ज्यादा ना। खुद से एक वादा कीजिए कि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है और उस पर अपना मेहनत करते रहिए। तो आइए इन्हीं बातों के साथ आज का जो प्रश्न है वो देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है ना। सत्ता की जो साझेदारी है वो लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाते हैं ना। यदि विभिन्न सामाजिक समूह को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो उनके असंतोष एवं संघर्ष से सामाजिक विभाजन, राजनीतिक अस्थिरता, सांस्कृतिक ठहराव और आर्थिक गतिरोध उत्पन्न होते हैं। ये जो सत्ता की साझेदारी है ना, ये बिहार में बहुत ही प्रचलित है एक तरह से। देखिए, जैसे कि नीतीश कुमार जी है, कहते हैं नीतीश कुमार पलटू राम है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं है पलटू राम। नीतीश कुमार तो क्या करते हैं, वो तो सरकार में है, ये मतलब मुख्यमंत्री तो वही बन रहे, पलट तो रहे हैं यहाँ पर आरजेडी और कौन, बीजेपी का पार्टी, कि एक बार वो विपक्ष हो जाते हैं, एक बार वो विपक्ष हो जाते हैं। देखिए, तो उसी को क्या है कि जैसे अभी बिहार में सरकार है तो इसमें भी सत्ता की साझेदारी है। जैसे कि अभी जो सरकार है एनडीए का, उसमें क्या है, बीजेपी का भी है, हम का भी है, जीतन राम मांझी जी और नीतीश कुमार। तो इस सब के बीच क्या है, सत्ता का साझेदारी एक तरह से। आप समझने के लिए आप ऐसे ही भी समझ सकते हैं ना कि सत्ता के साझेदारी लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाते हैं। जैसे कि अभी ही अगर सबके सत्ता में हिस्सेदारी नहीं रहता तो क्या होता कि सरकार गिर जाता और कोई भी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होता, फिर दोबारा से इलेक्शन होता, नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाता, राज्यपाल का जो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता था, ठीक है। लेकिन सत्ता की साझेदारी के कारण ही क्या होता है कि अगर एक सरकार गिरा तो दूसरे पार्टी से हम हिस्सेदारी करके, साझेदारी करके फिर से सरकार बना लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है ना। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? तो समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है ना। जैसे कि सभी वर्गों के, चाहे वो कोई भी जाति से हो, कोई भी धर्म से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, इस सभी को, समाज के सभी वर्गों के, ठीक है, समाज के क्या, सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना ही क्या कहलाती है, सत्ता की साझेदारी कहलाता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न, क्या लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं ना। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित शासन को ही क्या कहा जाता है, लोकतंत्र। कहने का मतलब क्या हुआ कि लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित शासन को लोकतंत्र कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है वही फिर जनता पर शासन करते हैं, यही क्या है, लोकतंत्र है, ठीक है। तो लोकतंत्र, तो आप समझ गए कि लोकतंत्र से क्या समझते हैं। ये जो प्रश्न है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से नोट कीजिए और लिख के अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। वैसे अभी हम समझा रहे हैं, अच्छे से आप समझिए, समझ में आ जाएगा ना। देखिए अगला प्रश्न है, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। मतलब सामाजिक विभाजन से देखिए, तो जाति धर्म क्षेत्र आदि के आधार पर, जाति धर्म क्षेत्र आदि के आधार पर समाज का कई वर्ग में विभक्त होना ही सामाजिक विभाजन कहलाता है ना। जैसे कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कोई क्षेत्र के आधार पर ना, समाज का कई वर्ग में, मतलब अलग अलग वर्ग में विभक्त होना, मतलब अलग अलग हो जाना ही क्या कहलाता है, सामाजिक विभाजन कहलाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, सांप्रदायिकता क्या है। तो सांप्रदायिकता होता है कि अपने धर्म को सबसे ऊंचा मानना, महान मानना, बहुत बड़ा मानना, और दूसरे को धर्म को तुच्छ मानना ना, उसके धर्म का कोई मान ही नहीं करना। एक तरह से उसी को क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ अपने धर्म से प्रेम करना ना, वही बात ना हुआ कि अपने धर्म से हमारा बहुत मोहब्बत है, प्यार है, और दूसरा के धर्म के कुछ समझ में नहीं करते हैं,
तो इसी का नाम होता है सांप्रदायिकता। ठीक है, और दूसरे के धर्म से नफरत करना, अपने धर्म से बहुत प्यार करना, मोहब्बत करना, और दूसरे के धर्म से ईर्ष्या करना, नफरत करना, तथा अपने धर्म को ऊंचा मानना, हमारा धर्म तो बहुत ऊंचा है और दूसरा का धर्म लाख से भी नीचा है। ठीक है, और दूसरे के धर्म को नीचा मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, तो ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा कि अपने धर्म को ऊंचा मानना, दूसरे को धर्म को नीचा मानना, ना अपना धर्म को एकदम आकाश में समझना, दूसरे के धर्म को पाताल में समझना, इसी का क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे? सामाजिक क्या है कि सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे? चलिए आइए देखते हैं फिर। सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए समाज में सभी धर्म के लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे, किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए हमको क्या करना होगा कि समाज के सभी वर्गों से मिलकर रहेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ना गरीब हो, अमीर हो, सभी के साथ मिलजुल कर रहेंगे, ना किसी के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे ना। तो इसी को क्या कहते हैं, सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करना। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है ना? धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि भारत का अपना कोई राजकीय भाषा, राजकीय धर्म नहीं होगा, कि भारत का जो कोई एक अपना विशेष धर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्म के लोग निवास करते हैं। ठीक है, यहाँ सभी धर्म को एक समान माना जाता है ना, किसी के धर्म को ऊंचा, किसी के धर्म को नीचा नहीं है माना जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, अथवा धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का उल्लेख कीजिए ना। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? भारत में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और न ही किसी भी धर्म को विशेष महत्व दिया जाएगा ना। भारत में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और न ही किसी भी धर्म को विशेष महत्व दिया जाएगा, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाएगा, इसे ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। ठीक है, तो दो प्रावधान जो है वो निम्नलिखित है। पहला प्रावधान क्या है कि भारत में किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा, भारत में जो है किसी भी धर्म को विशेष रूप से मान्यता नहीं दी जाएगी। और दूसरा पॉइंट है कि भारत में सभी धर्म को एक समान माना जाता है, मतलब भारत में जो है सभी के धर्मों को एक तरह से माना जाता है, एक समान माना जाता है। भारत में किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है 10वां और यह आज का आखिरी प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है? ठीक है, लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच भेदभाव करना लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता कहलाता है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि लिंग के आधार पर महिला और पुरुष, मर्द और औरत में ना विभेद करना, मतलब कि अलग विभेद करना, वही क्या कहलाता है, लैंगिक विभेद कहलाता है, या उसी को हम लोग लैंगिक असमानता कहते हैं। ठीक है, तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्रश्न सभी एक पर एक प्रश्न हम चुन चुन के लाए हैं, एकदम बीच बीच के लाए हैं ना, जैसे जो गेहूं जब फटकते हैं ना डगरा में, उस तरह से प्रश्न सबको चुन चुन के लाए, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसलिए आपको इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कोई आस पड़ोस में अगर है क्लास 10th के बच्चे तो उसको भी सेंड कर दीजिएगा ताकि उसका भी भला हो सके।